तो कच्चे तेल से शुरू करेंगे और ओएमसीज के साथ शुरू करना चाहेंगे। जिस तरीके से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही, बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा था, सर आईओसी, अभी जस्ट चिल जी हैं कह रहे आईओसी बाय कर लें, एचपीसीएल बाय कर लें, बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं। पहले क्रूड को लेकर के अंबाला मैम, जहाँ पर सीधा इम्पैक्ट करना पड़ रहा है, पहली कंपनी आपसे जानना चाहेंगे, आप एचपीसीएल से शुरू कीजिए, अंशुल सर आईओसी पे, और आप लोग जो भी व्यू देना चाहें अगर क्रूड को लेकर, लेकिन छोटी छोटी टिप्पणी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर्स जो है आज के हम कवर कर सकें। बहुत लोगों के सवाल भी हैं और प्लस आज का माहौल ऐसा है कि हम जितने स्टॉक्स कवर कर सकें। अंबाला जी। तो क्रूड 135 के आसपास है मार्च में, और अभी बहुत जगह बची हुई है। हैविंग सेड दिस, आपके जितने भी, अगर आपको इन सभी जो डाउनस्ट्रीम जो अपस्ट्रीम्स के जितने भी स्टॉक्स है या डाउनस्ट्रीम के जितने भी स्टॉक्स है, अगर आपको वो डिफरेंशिएशन के तौर पर बाय करना है, तो जिस दिन आपका क्रूड 135 के आसपास दिख जाए स्पॉट चार्ट पर, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दिस इज द टाइम, थोड़ा सा रुक जाओ और अच्छे भाव मिलेंगे और फिर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग। हिंदुस्तान पेट्रो अभी 384 के आसपास अभी आ गया है, डरिए मत, बट बी प्रिपेयर कि 360 और 55 आना है इसको। तो अभी जिनके पास है वो क्या करें, बेच करके कैश पे आ जाएं या अभी बने रहें, वेट करें नीचे आने का? और अभी व्यू क्या है आपका? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए तो आपने बता दिया कि नीचे आएगा वहां लेना, लेकिन जो लोगों के पास अभी है पहले से, उनके लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए जी। अगर आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज करें कि फिलहाल बेच दीजिए और पेशेंस रखना कि ये 360-50 आ जाएगा, वहां पे दोबारा आप बाय कर लीजिए। बट अगर आप पोजीशन है विद द व्यू कि आपको 6 महीने 9 महीने कम से कम होल्ड करना है और आपका ऑप्शन क्या चिड़िया है वो समझ में आती है, तो आप पोजीशन को हेज कर लो। ठीक। अंशुल सर, आईओसी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आज हैं हमारे पास, और आपका ये अभी जो क्रूड के अंदर तेजी है जिसको लेके अभी भी अनिश्चितता है, क्योंकि कल ट्रम्प साहब का जो बयान था बड़ा, मतलब कह रहे ठीक है, मतलब ईरान को जो मतलब हराने के लिए या जो उनको डोमिनेट करने के लिए जो क्रूड की प्राइसेस है वो ठीक है, बहुत छोटी कीमत है। तो वो जो छोटी कीमत का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अब बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पे बैठ जाएगी या बहुत बुरा असर होगा। और उनका ये स्टेटमेंट, आपका व्यू मैं चाहूँगा कि आईओसी पे और साथ में कच्चे तेल की कीमतों को लेके। तो देखिए, आप फूफा जी के लिए पहले आईओसी कवर कर देता हूँ। आईओसी का आपका बाइंग रेंज 50 वीक मूविंग एवरेज पे आएगा, जो कि 152 रुपए पे है, और अगर 152 पे बुलिश एविडेंस नहीं मिला तो फिर 147 पे जो प्रीवियस ब्रेकआउट आया था जिसका टारगेट अचीव हुआ था 181 पे, उसी को रिटेस्ट करने आएगा। तो कहीं भी 152 रुपए से 147 रुपए के बीच में माल भरना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी डाउनफॉल के लिए मैं आपको रोक रहा था, आना स्टार्ट हो गई है। 152 147 इस जोन में आईओसी भरना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, जहां तक फूफा जी ने ये कहा कि बहुत छोटी कीमत है, तो देखिए परेशान हर कोई होता है। किसी की परेशानी ये होती है कि घर में साइकिल नहीं है, मीलों पैदल चलना पड़ता है, 50 पैसे नहीं है, शास्त्री जी के पास 5-10 पैसे या 50 पैसे जो भी उस समय कीमत थी वो नहीं होती थी, तो उनको गंगा जी पार करके तैर के पार करना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। फिर फूफा जी जैसे लोगों की परेशानी होती है कि 30-40 रोल्स रॉयस हो गई है, 41वीं खरीदने के लिए पार्किंग की जगह कम है, तो सबकी अपने परेशानियां हैं। अब उनके लिए $120 स्मॉल प्राइस टू पे है, कई देशों के लिए उनका 5-7 साल की ग्रोथ बर्बाद हो जाती है इसमें। तो हर आदमी की अपनी परेशानियां हैं, उनको अपनी जेब से तो चवन्नी नहीं खर्च करनी है, सब व्हाइट हाउस के बिल में जुड़ जाता है। तो उनके लिए स्मॉल प्राइस तो हर चीज ही स्मॉल प्राइस है। एक बटन दबाना है, बम फोड़ देना है, वो बम भी तो टैक्स पेयर के पैसे से बना है, कौन से उनके पैसे से बना है। तो ठीक। अच्छा सर, जिनके पास ये है पड़ा हुआ आईओसी, वो क्या करें? जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना है सर। नीचे में अगर आपके पास और पैसा है और आपको इसको रखना है तो ऐड करना है। आपको एफडी बराबर पैसा वो डिविडेंड में दे ही जाता है, तो आपका ब्याज का कोई नुकसान कभी होता ही नहीं है। 128 से लेके बैठे हैं 180 तक अगर लेके बैठे हैं, टिप पे ऐड कर रहे हैं तो फिर 224-240 रुपए भी मिल जाएगा। तो ये इन्वेस्टर वाला स्टॉक है। ट्रेडर पहले भी मना किया था, अभी भी मना कर रहा हूँ, इस पूरे सेक्टर से दूर रहिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। चलिए, इस बीच एक और अपडेट आई है, जरा प्रदीप जी के पास जाएं। उससे पहले आपको बता दें, यूबीएस ने डाउनग्रेड किया है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स को, तो फिर यहां पर और गिरावट बढ़ सकती है। यहां पर यूबीएस की तरफ से डाउनग्रेड करने की खबर आ रही है, इस पर और डिटेल में हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्रूड की कीमतें अब $100 के पार हुई है, तो यूबीएस की तरफ से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को डाउनग्रेड किया गया है। सर, आपका व्यू क्या होगा सर बीपीसीएल पे, ओएमसीज पे और
जो अभी रिपोर्ट आई है उस पर भी आपका व्यू। जी जी देखिए, रिपोर्ट इसलिए आ रहा है विपुल जी कि बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है क्रूड का प्राइस ऊपर आया है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक्स एकदम चीज एज ए इन्वेस्टर्स आपको समझना चाहिए। जो ओएनजीसी होता है, जो ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स होता है, ये अपस्ट्रीम वाले स्टॉक है। वो एकदम ग्राउंड में जाते ऑयल प्रोड्यूसर। अब जो बीपीसीएल हो गया, जो आईओसी हो गया, जो अपना मान लीजिए जो एचपीसीएल हो गया, वो पेट्रोल पंप पे सेल कर रहा है बेसिकली। तो बीपीसीएल आईओसी एंड जो इंडियन जो बीपीसीएल आईओसी एंड हिंद पेट्रो जैसे स्टॉक्स है ना, इनके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आने वाला 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर आपको दिखेंगे थोड़ा बहुत ये और भी ज्यादा नीचे आते हुए। और जितने भी ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स अपस्ट्रीम होते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है एंड ब्रेंट ऑयल का जो प्राइस है, ये ऊपर आने के कारण इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए आपको ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स नेक्स्ट आपको 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर पे और भी यहां से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और इसी सेम रीजन से आपको बीपीसीएल आईओसी एंड एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। अब इसका इफेक्ट ना एविएशन सेक्टर में भी आता है, क्योंकि एविएशन जो फ्यूल होता है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे स्पाइसजेट एंड जो इंडिगो जैसे स्टॉक्स है वो नीचे आ जाता है। इसीलिए पेंट वाले जितने भी सेक्टर्स में से जितने भी स्टॉक्स है, बार्जार पेंट, कांजाई नेरोलैक, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स, उनका भी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 25 से 30% इंक्रीज होने के कारण वो भी नीचे आ जाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट की पेंट नीचे मिलेंगे आपको, एविएशन नीचे होगा, जो ओएमसीज है इसमें भी आपको बीपीसीएल नीचे मिले, बीपीसीएल आईओसी जैसे स्टॉक्स आपको नीचे मिलेंगे, लेकिन ओएनजीसी एंड इंडियन ऑयल जैसे स्टॉक्स आपको ऊपर मिलेंगे। अब करना क्या है? करना विपुल जी, मैं समझता हूं कि आपको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स जो कि ऑयल प्रोड्यूसर है, ऐसे कंपनीज को आपको साथ में लेके चलना है, आपका पोर्टफोलियो में मेंटेन करना है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, रिसेंटली हमने बाई कॉल भी दिया है मल्टीपल टाइम्स, कुछ टारगेट आया है और मेरा अभी यहाँ से भी करेंट जोन से मुझे लगता है कि 20% ऊपर आपको ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स आते हुए दिखाई देंगे। और बीपीसीएल आईओसी एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे स्टॉक्स, यहाँ से भी मैं 8 to 10% 15% करेक्शन देख रहा हूँ। आपको एक बार अवॉइड करके जाना है, अवॉइड करके जाना है। अभी जो लोग पूछ रहे हैं नई एंट्री के लिए, अभी ना करें, कोई बात नहीं। अगर कल कोई कैसी खबर आ गई, रिकवरी आ भी गई, तो भी आपको परेशान मत हो कि नहीं मैंने तो कहा था। और अगर आपको लगता है कि आप इतने समझदार हो, कि बाद में बहुत लोग कहते हैं मैंने तो कहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो अगर आप इतने सक्षम हैं तो फिर अपने रिस्क पर काम कीजिए सर। कोई एक्सपर्ट कह रहा है 2-4-10 रुपए के लिए, उनकी बात को मतलब इग्नोर कर, या तो आप पूरी तरह इग्नोर करें, और या फिर मतलब अगर आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, या फिर ठीक है 2-4-10 रुपए इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैम अभी एक तो ये बात हो गई कि अब कच्चे तेल में अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल से दूर रहना है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि जैसा अभी प्रदीप जी कह रहे थे, ओएनजीसी पर व्यू क्या है आपका? ओएनजीसी क्या बाय कर सकते हैं? अभी एक दर्शक का फोन आया कि कच्चा तेल इतना भाग रहा है, ओएनजीसी क्यों नहीं भाग रहा? तो बाजार में मतलब जो है इतनी बड़ी गिरावट है, उनको दर्द इस बात का है कि ओएनजीसी क्यों नहीं चल रहा। अभी 274 के आसपास आज की 2% की गिरावट पे क्या ओएनजीसी प्लस किया जा सकता है? अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक इसी लेवल के आसपास या इससे ऊपर सस्टेन करती हैं तो ओएनजीसी पे क्या व्यू आपका? ओएनजीसी 260 265 के पास में बाय कर सकते हैं, 273 पर अवॉइड करिए। आज या 2 दिन के अंदर में आपको 260-65 ये दिख जाएगा। सो वेट फॉर द वैल्यू बाइंग, वहां पर एक बार आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तैयारी कुछ इस तरह से रखिए, अभी आपको बता रही हूँ, तैयारी कुछ इस तरह से रखिए कि अगर 240 आए तो आप डरेंगे नहीं, वहां पर हो सके तो 10 से 15% के बीच में एडिशन कर पाए। सो 260-65 की रेंज में आपको अप टू 70% इस स्टॉक के लिए जो आप डिसाइड कर रहे हो वो बाय करना चाहिए। एवरेज करने का आपका मन है तो वो भाव ठीक है। नजरिया रख लीजिए वापस से क्लियर कि ये ट्रेड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है। अगर आपकी बाइंग एनीवेज 270 के ऊपर की है, दिस इज द टाइम टू एग्जिट। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और अंबाला जी वो कहना ये चाह रहे हैं कि विपुल जी आपके शो का मैं फ़ैन हूँ और अंबाला मैम का भी फ़ैन हूँ। अंबाला मैम का जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आता है वो लगातार स्विच ऑफ ही रहता है,
उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो मैम नंबर तो उन्होंने इतना बड़ा इसीलिए लिखा है कि आप लोग संपर्क करें, तो वो हम सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे अच्छा। सिर्फ आप व्हाट्सएप पर अच्छा ही आप कॉल चैट मत कर कीजिए, सकते आप हैं, अपनी कॉल जो भी क्वेरी है वो या फिर जो भी आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उनकी टीम उनसे संपर्क कर लेगी आपसे, जो भी उनकी टीम होगी तो वो अपने हिसाब से आपसे बातचीत कर लेंगे। लेकिन अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है अंशुल सर के लिए, ये भी धनराशि वाला सवाल है और इस पर भेजा गया है अंशुल सर के लिए आर काबिल, और वो जानना चाह रहे हैं, ये हैं उत्पल जी हैं, उत्पल पेगू जी के नाम से आईडी बनाई हुई है। सर जरा आर काबिल को लेकर के आपकी कॉल था, अभी क्या करें? ये इन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब खरीदा है, खरीदना चाह रहे हैं, मतलब चाहते क्या है ये नहीं बताया, तो अभी क्या करना चाहिए आज की इस गिरावट में? कुछ नहीं करना है सर, आरआर केबल में कुछ भी नहीं करना है। 10 डे मूविंग एवरेज पे फ्राइडे था, आज 20 डे मूविंग एवरेज 1479 टेस्ट हुआ है। नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, खरीदे हुए हैं तो शांति से बैठ जाइए। दोनों केस में कुछ नहीं किए हैं तो आप कुछ कीजिए जो है बाइंग, और कुछ किए हैं तो फिर शांति से बैठे रहिए। दूसरा फिन केबल भी चलना स्टार्ट हो गया है, डे हाई पे आ गया है, कल का हाई क्रॉस होने में 1 रुपए रह गया है, तो फिन केबल भी बाइंग लिस्ट में बना के रखिए। दोनों स्टॉक बाजार जैसी थोड़ा सा भी रिकवर होगा आपको अच्छी खासी तेजी दे देंगे। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और सर ऑयल इंडिया भी देख लीजिएगा आप जरा, क्योंकि बात हम कच्चे तेल की कर रहे हैं, तो जरा अगर कच्चे तेल में तेज़ी रहेगी तो क्या ऑयल इंडिया खरीद सकते हैं अभी? सर ऑयल इंडिया ब्रेकआउट दिया है और ओपन हाई के साथ खुला है, तो जब तक ओपन हाई नहीं निगेट होता है तब तक तो बाइंग का कोई सौदा नहीं बनता है, क्योंकि ये 3 बार पिछले 5 दिन में 3 बार ये अटेम्प्ट हो चुका है। 505 के ऊपर ओपन हाई खोलता है, नीचे आ जाता है। तो अगर 1-2 दिन में 505 नहीं निकला तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, और लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 445 रुपए रहेगा, और दूसरा टारगेट करीब करीब 445 रुपए के नीचे बनेगा 419 रुपए का। तो 445 419 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ओपन हाई के साथ खुला है, डे लो पे चल रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा आज एक, चलिए ये तो बात हो गई एमसीज को लेकर के, लेकिन एक सेक्टर और बुरी तरह पिटा हुआ है, वो है पीएसयू बैंक का। उस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल था जो कि मैं आगे चल के पूछूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आखिरी के जब 2-4 मिनट बचे होंगे ना 11 बजने के आसपास, आप लोग देखिए 2-2 स्टॉक ऐसे जो जहाँ पे हम पूरी तरीके से आपको लगता है सर या मैम एग्जिट कर देना चाहिए। 1 या 2 स्टॉक ऐसे जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये सही समय है एवरेजिंग के लिए, कि जहाँ पे एवरेज कर सकते हैं अभी, और अगर कुछ समझ में आता है कि नई बाइंग के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो थम भी हम इसी के आसपास रखेंगे कि इस गिरावट में एवरेज करें या एग्जिट करें अभी करंट लेवल। बहुत लोगों की क्वेरीज हैं, अभी एक दर्शक कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए 5-7 स्टॉक्स बता दीजिए सबसे जो है, तो वो उस पर भी आप लोगों का व्यू जानेंगे। तो अब जो 10-12 मिनट हैं कुछ एक स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा अगला सेक्टर लेके आते हैं पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स पे अभी एक दर्शक ने धनराशि भेजी है। प्रदीप सर, कैनरा बैंक को लेकर के इनका सवाल है, इनके पास 35,000 शेयर ले रखे हैं सर आपने कैनरा बैंक के, मतलब 1 जीरो बढ़ा तो नहीं दिया एक्स्ट्रा? मतलब करेंगे क्या? मतलब बैंक खरीदना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लूटना चाह रहे हैं? 145 पे लिया हुआ है, 145 रुपये 70 पैसे पे। टॉप 10 प्राइम टीवी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और 35,000 कैनरा बैंक के शेयर 145 रुपये 70 पैसे पे लिया है। इनको क्या करना चाहिए? और पीएसयू बैंकों में जो गिरावट देखने को मिल रही है उस पर आपका व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा प्रदीप सर। जी विपुल जी, देखिए अभी भी मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक पे करेक्शंस बाकी है। अब कैनरा बैंक को लेके आपने स्पेशली बताया, तो अभी 136.50 के आसपास का प्राइस चल रहा है। कैनरा बैंक पे हमारा पॉजिटिव व्यू था 125 से, और स्टॉक ओवरऑल लास्ट 4-5 महीने से अच्छा बढ़िया चला। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा था, ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट भी खराब है, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और अगर आपका बाइंग 135-6 के आसपास ही है, आई थिंक विपुल जी आपने 135 बाइंग बताया, 145-145-70 मुझे लगता है कि 130 के नीचे तो आपको रहना नहीं चाहिए। एक बार तो मुझे लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। ज्यादा रिस्क, अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म के व्यू से लिए हो तो फिर डेफिनेटली यू शुड वेट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है, 2-1 हफ्ते 3 हफ्ते का व्यू है, 1-1.5 महीने का व्यू है, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें डाउन साइड पॉसिबल है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो 130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और उनको बने रहना चाहिए। फ्रेश बाय अभी तो फिलहाल नहीं करने का सलाह दूंगा, और जिनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का है, उनके लिए कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। अंबाला मैम, एक शेयर जिस पर काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने की है,
और वो है सुजलॉन। 38 आ गया, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं क्या वाकई में 33 आएगा, क्या करें अब? जो लोग 150 माफ़ कीजिएगा 60 70 80 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अब तो मतलब क्या ही कहा जाए, अब कुछ कहने लायक मेरे लिए तो है नहीं, आप ही कहिए मैम। सुजलॉन 37 का एसएल मेंटेन करो, ट्रिगर्ड हो जाए तो पीछे मुड़ के देखना नहीं, दोबारा कब एंट्री करनी है उस समय बता दिया जाएगा। सो दिस इज द लास्ट लेवल दैट यू कुड सी टू होल्ड योर पोजीशन। अगर 37 के नीचे जा रहा है तो ये आपका फिलहाल नहीं है, बाद में जब होगा तब देखेंगे। एंड आपको थोड़ा ब्रूटल होना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही मतलब पोजीशन होल्ड करके रखे रहेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैंने थोड़ा सॉफ्ट में भी बता दिया, थोड़ा डांट के भी बता दिया है। 37 इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड, लेकिन अगर 37 के नीचे जिस दिन चला जाए क्लोजिंग बेस पर उस दिन छोड़ दीजिएगा। दोबारा कब खरीदना है तब एक बार डिस्कस करेंगे। स्टॉक ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट चल नहीं रहा है तो उसके कुछ रीजंस, अडानी का वो ब्लेड्स बनाने वाला, बड़े पिन्स बनाने वाला कुछ न्यूज हो सकता है, बाद में देखेंगे। बट फिलहाल those who are invested in Suzlon, you can maintain a stop loss at 37 and that is the last level that you can look for, because अगर 37 के नीचे जा रहा है तो आपको नहीं पता कि ये 25 पे रुकेगा या 30 पर या फिर पहले 52 जाएगा। So there is something, कहीं पर तो स्टॉप होना चाहिए। स्पीड से गाड़ी चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ पर है। ठीक है मैम, और ये नया अभी तो नहीं खरीदना ना, मतलब 38 के आसपास 37? हाँ नहीं, एवरेज का पुराने लेवल 42 ही था बस, उसके नीचे नहीं, उसके बाद तो सिर्फ स्टॉप लॉस लेवल है। अब स्टॉप लॉस लगा के शांति से बैठे रहिए, वो चला जाए हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए, फिर जो होगा आगे देखा जाएगा जब भविष्य में कुछ होगा तो। आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक जिसने की काफ़ी धुआंधार मतलब चला अच्छा और फिर पिट गया है, तेजस नेटवर्क। इस पर भी काफ़ी क्वेरीज भी हैं और 8 साढ़े 8% नीचे भी है। सर क्या टिप्पणी रहेगी तेजस को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए जिनके पास पड़ा हुआ है? और इस गिरावट में जब वो चल रहा था तो लोगों को बड़ा उत्साह था, अभी क्या करें? सर तेजस नेटवर्क देखिए 516 रुपए हमने डिस्कस किया था कि पूरी 40 हफ्ते में जो 67% की फॉल आई है उसका 50% रिट्रेसमेंट 516 है। यहाँ पे निकल जाइए, पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज 395 390 की जोन तक आएगी, वहां पे अगर एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। तो 516 से हम छोड़े हुए हैं। 390 के अराउंड अगर कहीं भी 50 डे मूविंग बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं भी बुलिश एविडेंस दिखेगा तो बाई करेंगे, अगर नहीं दिखेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं दिखा तो फिर ये स्लाइस थ्रू करते हुए वापस स्विंग लो 315 तक भी आ सकता है। तो एक पिलर 2 पोस्ट ट्रेड था, खत्म हो चुका है। अब नया ट्रेड जब बनेगा तब देखेंगे। लाइन ऑफ फायर में हमेशा खड़े रहेंगे तो कभी ना कभी तो गोली लग ही जाएगी, किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। तो अगर कहीं ट्रेड लिए हैं तो लाइन ऑफ फायर से हटना सीखिए, प्रॉफिट बुक करके निकलना सीखिए। दूसरा सुजलॉन पे सर 3790 का अपना टारगेट था, आज 3820 का लो बना है, यहाँ से अपना ट्रेड खत्म है। अब नया जब कुछ बनेगा तब देंगे, फिलहाल सुजलॉन अपने लिए खत्म हो गया है। सुजलॉन खत्म हो गया, मतलब जिनके पास है वो फिर निकल जाए क्या? आपका भी मतलब जो आपके फॉलोअर हैं? नहीं सर, मेरा व्यू ये था 56 रुपए पे कि 56 रुपए के नीचे 3790 आ रहा है, वो आ चुका। अब इसके बाद जब कुछ नया सेटअप बनेगा तब नया व्यू लूंगा, तब तक के लिए सुजलॉन की कहानी मेरे लिए खत्म है। जब कुछ नया बनेगा तभी कुछ नया देखा जाएगा। अच्छा ऐसे आ रहे हैं आप, अब मैं समझ गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और तेजस नेटवर्क के बाद 2 स्टॉक्स जो कि काफ़ी ट्रेंड में रहे, काफ़ी ट्रेड भी हुआ और अब पिटाई हो रही है अच्छी खासी, एक है MRPL और चेन्नई पेट्रो। दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। पहले MRPL पे बात कर लेते हैं प्रदीप सर से। चेन्नई पेट्रो में आप रेडी रखिए, खाली लेवल्स पे डिस्कस करेंगे। प्रदीप सर MRPL। देखिए अभी भी जिनके पास पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 170 इसके नीचे जाता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन 170 के ऊपर जब तक है आप बिल्कुल बने रह सकते। अगर किसी का व्यू थोड़ा बहुत 8 to 12 15 मंथ्स लाइक ऐसा है, तो अगर 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो तो अभी इस मार्केट पे ट्रेड नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे 170 के नीचे खराब हो जाएगा, उससे पहले आपको बने रहना है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच माला मैम, एक तो चेन्नई पेट्रो आप देखिए, और आपके लिए जो मेरा सवाल, या फिर आप चेन्नई पेट्रो ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं सर को, ग्रो पे बताइए आप, क्योंकि ग्रो पे जो है एक आपका स्टॉप लॉस जो आपने बोला था लगाने के लिए लोगों को, आज बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या खरीद सकते हैं। 150 के नीचे फिसल गया है
तो अब अगर जिनके पास है ऊपर के भाव पे 160, 165, 170, 180, उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी इस खरीद से नीचे लेकर के बैठे हुए हैं उनके क्या करना चाहिए, निकल जाएं, क्या करें अभी, क्योंकि ग्रो भी बहुत लोगों के पास है। निकल जाइए, मैंने 160 पे लेवल दिया था, 175 पे बाय करा के निकल जाइए, ये भाव है। 130 पर भी आएगा और उस समय मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाय करना है, आई रिव्यू इट विद द डेटा कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, एसटीटी वगैरह बढ़ने के बाद थोड़ा सा क्या असर आ रहा है, कितना आ रहा है, नेगेटिव तो होगा लेकिन कितना आ रहा है मुझे वो स्टडी करना है। तो फिलहाल इट्स नॉट अ बाय फ्रॉम माई साइड। होल्ड भी कर रहे हो तो मतलब आपकी मर्जी है, मैं तो इसको 130 आते हुए देख रही हूँ और अभी 147 है, 160 पर एग्जिट हो भी गया था, आप क्यों होल्ड करें आई डोंट नो। सो अगर आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, एक सिंसियर सलाह यही है, टेक एन एग्जिट, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, यकीन तो करो इस बात पर। अगर आपको चीज अच्छी है ना, उस अच्छी चीज का भी अच्छा दाम मिलता है, सही वैल्यू मिलती है, दैट इज द मार्केट। तो आप अभी निकलने का में कोई बुराई नहीं है, मुझे तो कोई बुराई नहीं लग रही है, वही मेरी सलाह है, तो आप निकल सकते हैं। चलिए ठीक है सर, जरा आप चेन्नई पेट्रो देख लीजिए सर, और चेन्नई पेट्रो में अभी क्या करना चाहिए, अभी आपका व्यू क्या है? तो मेरे लिए, हाँ सर आपके लिए सर, चेन्नई पेट्रो। देखिए चेन्नई पेट्रो 10-20 डे मूविंग एवरेज के अंदर आया है और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई करके चलिए। अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, अभी बैंक निफ्टी में बुलिश एविडेंस मिला है तो बैंक निफ्टी हमने बाई रिकमेंड किया है क्लाइंट्स को, बट इसमें अभी नहीं मिल रहा है तो मैं वेट करूंगा। हालांकि बाइंग जोन में है, बट एविडेंस का वेट कीजिए तब लीजिएगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा सेक्टर चेंज करते हैं, दो सेक्टर, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो पहले ऑटो पे बात कर लेते हैं। ऑटो पे सर क्या व्यू है, खासतौर से टाटा पे? आप जरा टाटा के पैसेंजर व्हीकल पे देखिए प्रदीप सर, और ओवरऑल ऑटो के लिए भी कहानी अभी थोड़ी सी अब ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, कि आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ऑटो सेक्टर के अंदर। आपका व्यू ऑटो सेक्टर और टाटा मोटर पैसेंजर पे? देखिए ओवरऑल ऑटो में विपुल जी अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से नेगेटिव व्यू ही मेरा है, अभी तो इमीडिएट लेवल पे चलेगा नहीं, सो थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी। तो शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, जिनका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके चलना है। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी ऑलमोस्ट 333 के रेंज पे चल रहा है, 325 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जिनका भी यहाँ पे लॉन्ग है, जिनका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के हिसाब से भी जिन्होंने खरीदा था, 325 इसके नीचे नहीं वेट करना है। 325 ट्रिगर होना मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओवर द टाइम हमने देखा है स्टॉक 365 370 तक भी आया था, 335 340 से बार बार एक बार जो है कंसोलिडेशन करके एक फिर से मोमेंटम यहाँ से दिखा रहा था, तो अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। 325 क्लोजिंग लेवल पे फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग चाहिए, इसके नीचे आने पे आपको नहीं रहना है। ठीक, अमाला मैम आपका व्यू, अशोक लेलैंड क्या रहेगा, और ओवरऑल ऑटो पे आपका व्यू? मैंने दो ही सेक्टर बेचने बोले थे कि अगर इसमें ओवरवेट हो तो निकल जाओ, दैट वाज बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल्स, मतलब बैंकिंग, और दूसरा ऑटो, एंड इट्स हैपनिंग। तो जो लोग सुनते हैं समझते हैं प्लीज फॉलो कर, मतलब मत फॉलो करो लेकिन एनालाइज तो करो। बट फिलहाल के लिए अशोक ले अभी भी वीक है, खरीदना नहीं है। 185 पर है, 165 और 60 तो आना है। अब उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन प्लान करिए, स्विंग ट्रेड में हो तो निकलना ही बेहतर है, इन्वेस्टर हो तो 160 के आसपास एवरेजिंग का वेट करिए। अभी 185 पर 160 आना है तो बहुत अच्छी रेंज है, अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड करते हो तो वहां पर आप हेज करके कोई ट्रेड प्लान कर भी सकते हो। चलिए ठीक है, ये बात अशोक लेलैंड को लेकर के। पावर में अदानी पावर एक देख लीजिए सर आप, अंशुल सर, और ये बताइए कि अभी आपका कहाँ पर कंप्लीट एग्जिट की आपने कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? एक दो शेयर कोई जहाँ पे कंप्लीट एग्जिट आपको लग रहा है कि होना चाहिए, और बहुत क्वेरीज आ रही हूँ, और कहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी एवरेजिंग की जा सकती है? इस बीच अपने दर्शकों को बता दें 150 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से बाजार निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, शानदार रिकवरी कह सकते हैं। इस बीच जो है हाँ शानदार रिकवरी, अब 23,891 का लेवल देखा, 894, मतलब 23,697, 23,700 से अगर हम देखें तो अब हम 23,900 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी करीब 200 अंकों के आसपास, 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी है। अंशुल सर जी, 23,984 में प्रॉफिट बुक डालो निफ्टी का। आवाज़ आ रही है अंशुल जी? हाँ सर आवाज आ रही है। अरे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी बाय दिया था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग डलवा रहा था। आपका सवाल मतलब यहाँ क्यों नहीं दिया आपने? बोला तो सर, आप जब चेन्नई पेट्रो पूछ रहे थे तभी बोला ओके सॉरी सर, जी 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 सर, जी सर।
अदानी पावर सर मैं पहले दिन से मेंटेन करते आ रहा हूँ, जब 5 दिन में 50% चल के 22 सितंबर 23 सितंबर इसने हाई बनाया था 182 का, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्लाइमेटिक मूव है, इसको 1.5 साल का समय चाहिए। जियो फाइनेंस में वही हुआ, इसमें वही हुआ, अभी 1.5 साल का समय चाहिए। अभी तो 1 साल भी नहीं निकला है, मार्च ही आया है, सितंबर में जाके 1 साल कंप्लीट होगा। कम से कम 1.5 साल का एब्जॉर्प्शन चाहिए, क्योंकि 1.5 साल का 50% का मूव 5 दिन में कंप्लीट किया, तो टाइम वाइज करेक्शन अभी बहुत बाकी है इसमें। लोअर लेवल पे इसका बॉटम फिशिंग की भी कोई सलाह नहीं होगी। हालांकि 50 वीक मूविंग एवरेज पिछली बार भी ये 19 जनवरी के आसपास टेस्ट किया था, लास्ट वीक भी टेस्ट किया था, 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो 5वीं बार प्रोबेबली फेल होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। नीचे में 124 रुपए तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो अदानी पावर पे मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। इन अदानी ग्रुप में आपको लेना है एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज या अदानी पोर्ट ले लीजिए, उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, डिप्स पे बाई कर लीजिए, रैलीज पे सेल कर लीजिए, बट अदानी पावर मेरे लिए नहीं है अभी। और कम से कम यहाँ से 1-1.25 साल तो और अदानी पावर में कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है। 1-1.25 साल तक? सितंबर में 1.5 साल का काम 5 दिन में हुआ था, तो 1.5 साल अगर आप पकड़ रहे हैं, 5 दिन का काम हुआ है 1.5 साल का, तो 1.5 साल इंतजार कीजिए। जियो फाइनेंस एक एग्जांपल है, जहां पे लास्ट ईयर हमने जून जुलाई से बात की थी, 1 साल कुछ नहीं होगा। आज देखिए 9 महीना निकल चुका है, स्टॉक 320 रुपए से 240 रुपए आ गया है। तो टाइम वाइज करेक्शन भी एक चीज होती है, अगर मार्केट में है तो फिर ये सब चीजें सीख लीजिए कि टाइम वाइज करेक्शन होता है, प्राइस वाइज करेक्शन, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद प्राइस वाइज करेक्शन होता है, स्टेज 1 में टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि अदानी पावर में कोई दिक्कत है, बट टाइम वाइज करेक्शन है, उसको पूरा तो करने दीजिए, बेस बनने दीजिए, ब्रेकआउट तो आने दीजिए, फिर मौका मिलेगा। अच्छा, वो बताया नहीं आपने सर, वो अभी एग्जिट कहाँ करना है? सर एग्जिट तो देखिए अब 700-800 पॉइंट नीचे हैं हम, और बैंक निफ्टी पे गैप फिल किया है 55,700 के आसपास, बाउंस बैक बन सकता है, तो इमीडिएट एग्जिट की सलाह तो नहीं है, लेकिन बाउंस बैक में बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक, रेलवे, डिफेंस, इन सब से जितनी जल्दी निकल जाए, उसमें सुजलॉन भी ऐड हो जाता है, तो जितनी जल्दी इन बाइंग क्लाइमेक्स और ओवरहेड सप्लाई वाले काउंटर से निकल जाएंगे उतना बेहतरीन रहेगा। तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जिन में मैंने बाइंग क्लाइमेक्स डिस्कस किया है, बाउंस बैक में जहां भी आपको मौका मिलता है उन सब में निकल जाइए। अब तक तो नाम आप लोगों को भी याद हो गए होंगे कि बाइंग क्लाइमेक्स किस किस में हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। एवरेजिंग की कई सलाह तो नहीं है ना अभी? नहीं, एवरेज की सलाह तो मैं कभी किसी में नहीं देता हूँ, सिवाय लार्ज कैप छोड़ के। तो अगर आपको लार्ज कैप में कहीं एवरेज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लार्ज कैप में कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई एवरेजिंग नहीं करनी है, ना कभी की जाती है, और माइक्रो कैप से तो इस समय बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, तो इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डिस्क्लोजर आपका भी और प्रदीप सर का भी। प्रदीप सर, आप भी जाते जाते कुछ अगर ऐड करना चाहें, मतलब कि कोई एवरेज करने के लिए या कहीं पर बेचने के लिए, तो आप, मैं चाहूँगा कि इसको बोलते हुए, बाकी धन्यवाद आपका भी जी। मुझे देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक मैं नहीं बोलूंगा जी इसको बेच के चलना है। ओवरऑल जहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, मैं समझ पाता हूँ कि आपको बेच देना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए। और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी कर गया होगा। अब यहाँ पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कुछ सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक ही होना चाहिए। अननेसेसरी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप में तो अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स है, यहाँ पे आपका जो है एवरेजिंग आप करके जाइए, और एसआईपी जैसे कि मैंने बोला कि वो रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू कीजिए। और डिस्क्लेमर विपुल जी हो गया है, थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, वो बता दें आपको, और ये आ रही है कि इमरजेंसी ऑयल रिजर्व खोलने पर विचार करेगा G7। IEA और G7 के बीच बातचीत होगी और इमरजेंसी ऑयल रिजर्व खोलने पर विचार किया जाएगा। ब्रेंट क्रूड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस खबर के बाद, हालांकि अभी भी 112-113 पर ट्रेड करता हुआ ब्रेंट क्रूड इस समय। तो ये अभी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है कि इमरजेंसी क्रूड को खोलने की बातचीत चल रही है। तो देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह का चीज़ें बदलती हैं। इस बीच हम कोशिश करेंगे तुरंत जो है रचित जी को भी जोड़ लीजिए। तब तक अम्बाला मैम से भी, मैम आप बताइए कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ एवरेजिंग। और अदानी पे मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पावर पे हम आगे बातचीत करेंगे। क्या आप भी सहमत हैं अंशुल जी के विचार से, या आपका व्यू अलग है? मैम बोल तो बहुत अच्छा रही है जी, आ गई आवाज़, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बीच में म्यूट हो गई थी आप जी। मैम ठीक है, तो अडानी पावर की पहले मेरे लिए ये एडिशन है विपुल जी, और मैं 125 के भाव तक भी इसमें ऐड करने की ही व्यू लेकर के चलती हूं। एक सेकंड रुकना चाहेंगे, वो शायद अंशु सर से डिस्क्लोजर है क्या? अंशु सर माफी चाहेंगे सर। जी सर।
जी सर, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस मैंने बाय किया है, इसलिए उस पर कोई भी सलाह ना दी है ना कभी दूंगा। तो रिलायंस छोड़ के बाकी जितने भी स्टॉक है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है। दूसरा, अभी शो के स्टार्टिंग में सर हमने डिस्कस किया था क्रूड ऑयल 115 के पास की टॉप आउट हो रहा है शॉर्ट टर्म में, $160 आ गया है। जो WTI क्रूड जो नाइमेक्स पे ट्रेड होता है मैं उसको ट्रैक करता हूँ, 115 से 107 आ गया है। प्रोबेबली जो गैप है $97-98 का में भी शाम तक या 1-2 दिन में फिल होते हुए दिखेगा। तो क्रूड भी नीचे आना स्टार्ट हो गया है। बहुत थैंक यू।